हेलो फ्रेंड, दिस इज सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो इस वीडियो में हम सीटेट यानी कि पेपर नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे, जूनियर वाले पेपर को डिस्कस करेंगे और इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के। तो इस वीडियो में ज्योग्राफी के 2011 से लेकर 18 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उस सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और अगर इस वीडियो पे सही रिस्पॉन्स आता है तो इसी प्रकार की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि इसके बाद फिर हम हिस्ट्री के इसी प्रकार से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि 2011 से लेकर 18 तक के, और फिर उसके बाद में हम संविधान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2011 से लेकर 18 तक के। तो अगर इस वीडियो पे सही रिस्पॉन्स आता है तो हम इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? स्थल संधि। ऑप्शन सेकंड क्या है? द्वीप। ऑप्शन थर्ड क्या है? खाड़ी। और ऑप्शन फोर्थ क्या है? जल संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्थल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन सेकंड क्या है? अफ्रीका। ऑप्शन थर्ड क्या है? यूरोप। और ऑप्शन फोर्थ क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या बताया गया? ऑस्ट्रेलिया। तो आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि मतलब सबसे बड़ा से सबसे छोटे क्रम में लगाइए। तो आपको सबसे बड़ा महाद्वीप पता होना चाहिए कौन सा? एशिया। फिर उसके बाद में अफ्रीका आता है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे लास्ट में कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? मध्यमंडल। ऑप्शन सेकंड क्या है? वायुमंडल। ऑप्शन थर्ड क्या है? बहिर्मंडल। ऑप्शन फोर्थ क्या है? समताप मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से वाम परत पर तक पहचानिए। तो आंतरिक से वाम परत तक क्रम में लगाना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? मेंटल प्रॉपर्टी, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। ऑप्शन सेकंड में क्या दिया गया है? आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, प्रॉपर्टी और मेंटल। थर्ड में क्या दिया गया है? आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल, प्रॉपर्टी। ऑप्शन फोर्थ में क्या दिया गया? प्रॉपर्टी, मेंटल, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या बताया गया है? तो आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल और प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन? पृथ्वी की विभिन्न परतों के को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम ब्रह्मतम परत तक पहचाने, यानी कि आंतरिक। तो सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? आंतरिक क्रोड। फिर उसके बाद में बाहरी क्रोड, फिर कौन सी होती है? मेंटल और फिर प्रॉपर्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थितियों को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या दर्शाता है। तो इसके आप इस चित्र को देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? चंद्रग्रहण। ऑप्शन सेकंड क्या है? बृहद ज्वार भाटा। ऑप्शन थर्ड क्या है? लघु ज्वार भाटा। और ऑप्शन फोर्थ क्या है? सूर्य ग्रहण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। थर्ड में क्या बताया गया है? लघु ज्वार भाटा। तो इस प्रकार की यानी कि समकोण की स्थिति क्या दिखाती है? लघु ज्वार भाटा। तो प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को क्या होता है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? सूर्य चंद्रमा के ज्वारोत्पन्न होता है और ज्वारोत्पाद बल के कारण एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लगते हैं। इस कारण से क्या होता है? सामान्य ज्वार भाटा से नीचे की स्थिति होती है जिसे हम क्या कहते हैं? लघु ज्वार भाटा बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, लघु ज्वार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है जो कहलाती है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए क्या है? बाढ़ का मैदान। ऑप्शन सेकंड क्या है? विसर्प। ऑप्शन थर्ड क्या है? चाप झील। और ऑप्शन फोर्थ क्या है? तटबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या बताया गया है? विसर्प। तो जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है जो क्या कहलाता है? विसर्प कहलाता है। तो जब नदी, आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी थोड़ी सी भी, तो क्या जब नदी पर्वतों से निकलती है और समतल मैदानों में प्रवेश करती है तो क्या होती है? समतल मैदानों में भूखंडों के कारण नदी सामान्यतः क्या मोड़ से प्रभावित होती है और कहीं कहीं ऐसे विसर्प यानी कि सर्प जैसी स्थिति में इस प्रकार से चलती है। तो इसी को क्या कहते हैं? विसर्प ही कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े तथा दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, रेल मार्ग, ऑप्शन सेकंड क्या है, सड़क मार्ग, ऑप्शन थर्ड क्या है, जल मार्ग, ऑप्शन फोर्थ क्या है, वायु मार्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु मार्ग, यानी कि हम हवाई जहाजों से आपदा ग्रस्त इलाकों में क्या करते हैं, सहायता पहुंचाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, जैव भूगोल, ऑप्शन सेकंड क्या है, जनसांख्यिकी, ऑप्शन थर्ड क्या है, मानव भूगोल, ऑप्शन फोर्थ क्या है, नगरीय भूगोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड है। सेकंड में क्या बताया गया, जनसांख्यिकी। तो भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है वो क्या कहलाती है, जनसांख्यिकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन क्या है, अभिकथन। एक में कथन दिया गया है, दूसरे में कारण दिया गया है, यानी कथन ए दिया गया है, कारण आर दिया गया है। तो देखते हैं कथन में क्या दिया गया है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण क्या बताया जा रहा है, आर में कारण बताया गया, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। और कूट की सहायता से आपको सही आंसर चुनना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सेकंड में क्या है, ए सत्य और आर असत्य है। ऑप्शन थर्ड में क्या है, ए असत्य और आर सत्य है। ऑप्शन फोर्थ में क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की स्पष्ट व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। फर्स्ट में क्या बताया गया है, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सेकंड क्या है, सौर ऊर्जा, ऑप्शन थर्ड क्या है, कोयला, ऑप्शन फोर्थ क्या है, ईंधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या बताया गया है, सौर ऊर्जा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा किस में आ जाएगा, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत में। और सौर ऊर्जा के अलावा कौन कौन से मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है? तो पवन ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि पवन चक्कियों द्वारा सागरीय तरंग, लहर, ज्वार, और ये सब किस में आ जाएंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत आ जाएंगे। और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कौन कौन से आ जाएंगे? तो प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला हो गया, ईंधन हो गया, ये किस में आते हैं, तो परंपरागत स्रोत में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों का प्रजनन कहलाता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, विटिकल्चर, ऑप्शन सेकंड क्या है, हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन थर्ड क्या है, पिसिकल्चर, और ऑप्शन फोर्थ क्या है, सेरिकल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, पिसिकल्चर, यानी कि मत्स्य पालन को क्या बोला जाता है, पिसिकल्चर। जब हम एक्वेरियम में मछलियों को पालते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, पिसिकल्चर बोला जाता है। और विटिकल्चर किसको बोला जाता है? तो विटिकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से होता है। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे होता है? तो फल और सब्जियों से होता है। और सेरिकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीट पालन से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं, इस प्रकार के खनन को कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या है, विवृत खनन, ऑप्शन थर्ड क्या है, ऑप्शन सेकंड क्या है, उत्खनन, ऑप्शन थर्ड क्या है, कूप खनन, और ऑप्शन फोर्थ क्या है, प्रवेधन। तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। फोर्थ में क्या बताया गया, प्रवेधन। तो प्रवेधन विधि में क्या किया जाता है? तो प्रवेधन विधि के द्वारा गहराई में जाकर खनिजों की खोज तथा उत्खनन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है? तो इसके ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, वास्तविक संसाधन का, ऑप्शन सेकंड क्या है, निक्षेप संसाधन का, ऑप्शन थर्ड क्या है, संभाव्य संसाधन का, ऑप्शन फोर्थ क्या है, भंडार संसाधन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या बताया गया, संभाव्य संसाधन का। तो लद्दाख में प्राप्त यूरेनियम का उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये क्या है, संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गर्म जल के झरने डैश डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सौर ऊर्जा, ऑप्शन सेकंड क्या है, भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन थर्ड क्या है, ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन फोर्थ क्या है, पवन ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि भूतापीय ऊर्जा। तो गर्म जल के झरने भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, संसार में प्रचलित रोपण किसी की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में की जाती है। ऑप्शन सेकंड क्या है, इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। ऑप्शन थर्ड क्या है, इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। ऑप्शन फोर्थ क्या है, वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्र पर की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या बताया गया है, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्र पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है। तो इसके ऑप्शन नंबर एक क्या है, पुणे। ऑप्शन सेकंड क्या है, बंगलुरु या बैंगलोर। ऑप्शन थर्ड क्या है, चंडीगढ़। ऑप्शन फोर्थ क्या है, कोच्चि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या बताया गया है, बैंगलोर। तो बैंगलोर को भारत की सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मनाकी पर्वत जो कि हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है। तो मनाकी पर्वत के बारे में बताना है जो सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से भी ज्यादा अधिक है। और ये किस महासागर में है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक क्या है, अटलांटिक महासागर। ऑप्शन सेकंड क्या है, हिंद महासागर। ऑप्शन थर्ड क्या है, प्रशांत महासागर। ऑप्शन फोर्थ क्या है, आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से भी अधिक स्थित है, अधिक जो है इसकी, यानी कि मनाकी पर्वत की। और ये कहाँ पर है, किसके पास, तो हवाई द्वीप के पास है। और किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है। तो इसके ऑप्शन नंबर एक क्या है, अनुदैर्घ्य तरंगे। ऑप्शन सेकंड क्या है, पृष्ठीय तरंगे। ऑप्शन थर्ड क्या है, पोत्राशय तरंगे। ऑप्शन फोर्थ क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, पोत्राशय तरंगे भूकंपीय तरंगे नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है, भूकंपीय तरंगों के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। तो इसके ऑप्शन नंबर एक क्या है, जलमंडल। ऑप्शन सेकंड क्या है, जीव मंडल। ऑप्शन थर्ड क्या है, स्थल मंडल। ऑप्शन फोर्थ क्या है, वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि स्थल मंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का दक्कन पठार जो बेसॉल्ट सैलों से बना है निम्नलिखित में से सैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसके ऑप्शन नंबर एक क्या है, बहिर्वेदी अग्नेय सैल। ऑप्शन सेकंड क्या है, अवसादी सैल। ऑप्शन थर्ड क्या है, अंतर्वेदी अग्नेय सैल। ऑप्शन फोर्थ क्या है, कायांतर सैल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में क्या बताया गया, बहिर्वेदी अग्नेय सैलों का उदाहरण है क्या, भारत का दक्कन का पठार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। तो इसके ऑप्शन नंबर एक क्या है, मैदान। ऑप्शन सेकंड क्या है, घाटी। ऑप्शन थर्ड क्या है, पर्वत। ऑप्शन फोर्थ क्या है, पठार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, पठार। तो जैसे हमारा छोटा नागपुर का पठार है तो ये क्या है, भारत में खनिजों का भंडार है। तो इसी प्रकार से जो पठारी इलाके होते हैं, पठारी एरिया होता है, वहां पर खनिज बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो एक कुछ सेलें दी गई हैं और उनका मिलान करना है। तो इसके ऑप्शन, यानी कि एक साइड सेलों के प्रकार दिए गए हैं, दूसरी साइड उनके उदाहरण दिए गए हैं। तो ए में क्या दिया गया है, अंतर्वेदी अग्नेय सेल। बी में क्या दिया गया है, बहिर्वेदी अग्नेय सेल। सी में क्या दिया गया, अवसादी सेलें। और डी में क्या दिया गया, कायांतर सेलें। और उदाहरण में क्या दिए गए, चूना पत्थर, बालुआ पत्थर, बेसॉल्ट, ग्रेनाइट। तो इस प्रकार से ये क्या दिए गए हैं, सेलों के उदाहरण। और आपको इसका मिलान करना है कि सही मिलान क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ है। फोर्थ में क्या बताया गया है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का यानी कि अंतर्वेदी अग्नेय सेल। तो अंतर्वेदी अग्नेय सेल किसका, अंतर्वेदी अग्नेय सेल का उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट। बहिर्वेदी अग्नेय सेल का उदाहरण क्या है, बेसॉल्ट। और अवसादी सेलों का उदाहरण कौन है, बालुआ पत्थर। तो अवसादी चट्टानों से किसका निर्माण होता है, बालुआ पत्थर का। और कायांतर सेलों का क्या उदाहरण है, तो चूना पत्थर। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पबने चलती हैं। तो इसके ऑप्शन नंबर एक क्या है, प्रेयरी। ऑप्शन सेकंड क्या है, सवाना। ऑप्शन थर्ड क्या है, पंपास। और ऑप्शन फोर्थ क्या है, बेल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या बताया गया है, प्रेयरी। और ये प्रेयरी कहाँ पड़ता है, तो ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है।
तो ये चिनूक स्थानीय पवनें कहाँ पड़ती हैं, कहाँ चलती हैं, तो प्रेयरी में चलती हैं। और प्रेयरी कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। तो ये पवनें कहाँ पर पड़ती हैं और प्रेयरी में, तो रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर चलती हैं। और ये जब पवनें किसके लिए लाभदायक होती हैं, ये भी पूछा जा सकता है, तो पशुपालकों के लिए लाभदायक होती है। इन पवनों के चलने से क्या होता है, जो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर बर्फ जमी रहती है वो बर्फ हट जाती है और पशुपालकों को जो चारागाह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। चारागाह क्या, बर्फ के हटते ही चारागाह निकल आते हैं। तो ये पशुपालकों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और सवाना कहाँ पड़ता है, तो सवाना घास का मैदान कहाँ पड़ता है, अर्जेंटीना में। सवाना कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में। और पंपास कहाँ पड़ता है, तो अर्जेंटीना। और बेल्ट कहाँ पड़ता है, तो ये भी अफ्रीका में पड़ता है। और डाउन्स कहाँ पड़ता है घास का मैदान, तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो ये कुछ घास के मैदान भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडलीय पर्वत परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सेकंड क्या है मध्य मंडल, और ऑप्शन थर्ड क्या है बाह्य मंडल, ऑप्शन फोर्थ क्या है समताप मंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वायुमंडल। तो वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वायुमंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, फर्स्ट क्या है सूती वस्त्र, ऑप्शन सेकंड क्या है नायलॉन, ऑप्शन थर्ड क्या है जूट, और ऑप्शन फोर्थ क्या है सिल्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। फोर्थ में क्या बताया जा रहा है, सिल्क। तो सुनहरी जरी किसकी किस्म है, तो एक सिल्क की किस्म है, और इसका प्रयोग किसमें, साड़ी बनाने में किया जाता है। और मुख्य रूप से जो कांचीपुरम वाली साड़ियां होती हैं सिल्क की, उनमें इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। और कांचीपुरम की सिल्क की साड़ियों में सुनहरी जरी के प्रयोग से ये साड़ियां कैसी हो जाती हैं, बेहद मुलायम और आकर्षक हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या। ऑप्शन सेकंड क्या है, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। ऑप्शन थर्ड क्या है, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप। और ऑप्शन फोर्थ क्या है, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। फोर्थ में क्या बताया गया है, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में प्रति व्यक्ति कितना जनसंख्या घनत्व है, तो भारत में 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, यानी कि एक किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए क्या है, अखनन विधि, ऑप्शन सेकंड क्या है कूपप खनन, ऑप्शन थर्ड क्या है कूपिकी खनन, और ऑप्शन फोर्थ क्या है विवृत खनन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आखनन विधि। तो आखनन विधि में क्या किया जाता है कि पृथ्वी की सतह यानी कि कम गहराई से जो खनिज कम गहराई में पृथ्वी की सतह के यानी कि जमीन को थोड़ा सा ही खोदने पर जो हम खनिजों को प्राप्त करते हैं, उस विधि को क्या बोला जाता है, आखनन विधि बोला जाता है। एक कम खर्चीली विधि होती है, और आखनन के अलावा इसको सतही खनन भी बोला जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है मकर रेखा, ऑप्शन सेकंड क्या है कर्क रेखा, ऑप्शन थर्ड क्या है आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन फोर्थ क्या है भूमध्य रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या बताया गया है, कर्क रेखा। तो एक तो पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री या इक्वेटर बोला जाता है। फिर दक्षिण यानी कि नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ से कौन सी रेखा गुजरती है, यानी कि उत्तर साइड से, तो कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण से कौन सी रेखा गुजरती है, तो मकर रेखा। 3 रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न में क्या पूछा गया, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है, और ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनका क्रम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्रम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उनका क्रम यानी कि पश्चिम से पूर्व की साइड याद रखिए। तो सबसे पहले किस राज्य से होकर गुजरती है, तो गुजरात के बाद में राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये कितने 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये कर्क रेखा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, देशांतर के मध्य की दूरियां। ऑप्शन सेकंड क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। ऑप्शन थर्ड क्या है, वे दिन जिन दिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या है, पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। तो पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर किसमें होती है, कक्ष में होती है। तो पृथ्वी दिन की क्या परिभाषा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। सेकंड में क्या बताया गया है, पृथ्वी पर दिन होने का प्रमुख कारण भी क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर लगाना। और एक चक्कर पूरा करने पृथ्वी को कितना टाइम लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। और इसी को क्या बोला जाता है, पृथ्वी दिन बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो एक साइड दी गई है वनस्पति के प्रकार और दूसरी साइड दी गई है पौधे या प्रजातियां। तो किस प्रकार की वनस्पतियों में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो महोगनी। जो महोगनी वन होती है, महोगनी पौधे होते हैं, वो किसमें पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में कौन से पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में क्या पाए जाते हैं, साल के वृक्ष पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियों में क्या पाए जाते हैं, बबूल। और मैग्रोव वन कहाँ, मैग्रोव में क्या पाए जाते हैं, तो सुंदरी वृक्ष यानी कि सुंदरवन। आपने सुना होगा सुंदरवन का डेल्टा। तो उसको सुंदरवन का डेल्टा क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पर सुंदरी नाम के वृक्षों की संख्या बहुत अधिक है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, सुंदरवन का डेल्टा। तो मैग्रोव वन में किस प्रकार के वृक्ष या पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो सुंदरी वृक्षों की। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं। तो इसके ऑप्शन नंबर 1 क्या अफ्रीका। ऑप्शन सेकंड क्या अंटार्कटिका। ऑप्शन थर्ड क्या यूरोप। और ऑप्शन फोर्थ क्या ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड अंटार्कटिका। तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक जो भारत के शोध संस्थान है वो कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तो अंटार्कटिका में स्थापित किए गए हैं। लेकिन जो दक्षिण गंगोत्री सेंटर यानी कि जो शोध संस्थान है उसको भी बंद कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन क्या है, महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों यानी कि फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं फर्स्ट में क्या बताया जा रहा है, उष्ण यानी कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। और सेकंड में क्या बताया जा रहा है, शीत यानी कि ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। फोर्थ में क्या बताया गया है, फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। तो फर्स्ट क्यों सही है, उष्ण यानी कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, बिल्कुल सही है। जैसे आप इसको एक उसके माध्यम से समझ सकते हैं, क्या है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ में क्या बीचों बीच से क्या 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर रेखा गुजरती है। तो इधर से यानी कि उच्च अक्षांशों, इधर क्या उच्च अक्षांशों से उष्ण या गर्म महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है यानी कि इधर निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है यानी कि इस प्रकार से प्रवाहित होती हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जबकि सेकंड में क्या बताया जा रहा है, शीत यानी कि ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों, इसको एक ग्राफ के माध्यम से फिर से समझने का प्रयास करते हैं। क्या हमारी अर्थ है, बीचों बीच से कौन सी भूमध्य रेखा गुजरती है, एक क्या नॉर्थ पोल है और नीचे क्या है साउथ पोल है। तो जो गर्म यानी कि जो ठंडी यानी कि शीत महासागरीय धाराएं होती हैं वो उच्च अक्षांशों से उत्पन्न होती है यानी कि इधर से उत्पन्न होती हैं, इधर ध्रुवों से, और कहां पर जाती हैं, और निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। किस साइड प्रवाहित होती हैं, उच्च अक्षांशों से उत्पन्न होती हैं और निम्न अक्षांशों की यानी कि इस साइड ऐसे प्रवाहित होती हैं, ऐसे प्रवाहित होती हैं यानी कि ध्रुवों से उत्पन्न होती हैं और कहाँ भूमध्य रेखा के साइड प्रवाहित होती हैं। तो इसमें और इस सेकंड ऑप्शन में बताया क्या गया था कि शीत यानी कि ठंडी महासागरीय धारा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती है, इस प्रकार से गलत हो जाएगा। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन थे। इसके अगले वाले वीडियो में अगर इस वीडियो पे सही रिस्पॉन्स आता है, आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो इसका अगला पार्ट बनाएंगे और जितने भी क्वेश्चन अभी रह गए हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।